हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो साथी, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करने जा रहे हैं। कल प्रैक्टिस सेट पहला हो गया था, आज प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। ठीक है, तो ये अपना जो लक्ष्य सीरीज चल रहा है ये टोटल 60 दिनों तक चलेगा, जो कि मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था आप लोगों को। और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे एसएससी जीडी, ठीक है, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, यूपी, यूपीएसआई और ऑल वनडे एग्ज़ाम। किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप लोग बेहिचक तैयारी करिए और इतना जान लीजिए कि 60 क्लासेस होंगे और इस 60 क्लासेस में से आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी के सभी यहीं से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथी पिछली कक्षाएं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है, इसको हम लोग अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार होंगे कक्षा की ओर बढ़ने के लिए। तो साथी, कक्षा की ओर बढ़ने के से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना लक्ष्य सीरीज प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है आप कहेंगे, बताएंगे आप? भीमबेटका, हथनौरा या सरायनहर या फिर दमदमा, बताएंगे कौन सा प्रश्न? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब सही हो जाएगा आपका हथनौरा। हथनौरा ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सरायनहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जो दमदमा है ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है साथी, ये आपका पहला प्रश्न था। इसके बारे में विस्तार रूप से हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश के हथनौरा से मानव की खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी साथी? मानव की खोपड़ी। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? साथी, ये सब प्रश्न आपको आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे। शुरुआत है इसलिए हम लोग शुरू से एकदम अच्छे ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आए कि हाँ शुरू से टॉपिक स्टार्ट हो रही है और अंत तक जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्राचीन इतिहास से शुरू हो रहा है, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताएंगे? मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर कोटदीजी से, बताएंगे साथी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेहरगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, बताएंगे साथी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोटदीजी। ठीक है, इसका सही जवाब कोटदीजी हो जाएगा। और कोटदीजी कहाँ पड़ता है तो आगे इसके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन, माफ़ी चाहता हूँ साथी, एक मिनट, इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और लोथल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और कोटदीजी जो है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ साथी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बोलन नदी के किनारे पड़ता है और यहाँ पर गेहूँ तथा जौ के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है साथी, गेहूँ तथा जौ में, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा जौ। इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। जौ आपका प्रथम प्रयुक्त अनाज था जो मानव द्वारा उपयोग किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। नौदा टोली किस राज्य से, माफ़ी चाहता हूँ, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो बताएंगे। नौदा टोली आपका जो है कहाँ से, किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा? तो आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में नौदा टोली अवस्थित है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। लोथल गुजरात राज्य का एकमात्र सबसे पुराना बंदरगाह या फिर डाकयार्ड, या इसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। इसको बंदरगाह, डाकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, यह एकमात्र पुराना बंदरगाह है। ठीक है, रोपड़ पंजाब राज्य में पड़ता है और धौलावीरा जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मेहनत से मत भागिए साथी, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है और एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आना है। ठीक है, और ये अतरंजी खेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जहाँ से लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले थे। लोहे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है आपका? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं? 10, 12, 9 या फिर 13? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9। 9 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद 5वां जो है आपका केरल। ये जो 5 मैंने अलग किया हुआ है साथी, ये इसलिए अलग किया है क्योंकि ये जो है आपका पश्चिमी तट हैं। ये आपके पश्चिमी तट हैं। ठीक है, पश्चिमी तट हैं। और ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या और बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये चारों जो हैं, ये आपके चारों जो हैं ये पूर्वी तट हैं। ये आपके पूर्वी तट हैं। क्लियर है? और एक बात ध्यान दीजिए, सबसे लंबे समुद्र सीमा, तो गुजरात जो है सबसे लंबा समुद्री सीमा गुजरात के पास है। ठीक है, कितना है? 1214 किलोमीटर। और सबसे कम समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो सबसे कम समुद्री सीमा गोवा बनाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो बताएंगे आप कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कालीमार? तो बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है साथी? इसके बारे में जानते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है। ठीक है, पूर्वी बिंदु किबीथू। किबीथू जो है ये भारत का एकदम पूर्वी बिंदु है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्लियर है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछे आपसे तो गुहार मोती गुजरात में।
गुहार मोती गुजरात में। ठीक है साथी, तो आप जानते ही होंगे कि अपना 60 दिन का लक्ष्य है, इसलिए अपना लक्ष्य सीरीज चालू है। ये 60 दिनों में यहाँ पर आप 5000 प्लस प्रश्नों से मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, और 5000 प्लस जो 5000 प्रश्न रहेंगे वो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आप कहेंगे सर जी अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, विस्तार रूप से जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव जिले में, माफ़ी चाहता हूँ, डोंग गांव में। ठीक है, यहाँ पर 4 बजे यानी 4 AM सुबह सूर्य उदय होता है तथा 4 बजे PM यानी 4 PM पे सूर्य अस्त हो जाता है। ठीक है, गुजरात राज्य में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गुजरात राज्य में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है, वो भी कहाँ? तो गुहार मोती। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न अपना क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था चालू हो गया है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताएंगे विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था जाना जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। इस बात को आप याद रखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न नंबर 9। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बताएंगे। राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग, इसके बाद राष्ट्रीय आयोग। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जो आंसर लगा करके आ जाते हैं आपका ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जबकि गलत होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी? ये एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका, माफ़ी चाहता हूँ, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका ऑप्शन है 12वीं, 4वीं, 9वीं या फिर 8वीं। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? तो सही जवाब हो जाएगा, बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 9वीं। ठीक है, बताएंगे साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? 12वीं, 4वीं,
9वीं या फिर 8वीं? इसका न हो जाएगा सही जवाब 8वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो अपने समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। ठीक है, हम लोग सभी के बारे में जानते हैं कि जो जो पंचवर्षीय योजना हुई थी कब कब हुई थी। ठीक है, तो कुल पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 1956 से 1961 में। 1956 से 1961। इसके बाद 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। ठीक है, फिर उसके बाद 66 से लेके 69 तक गैप था। फिर 69 से यानी 1969 से 1974 तक आपका चौथा पंचवर्षीय योजना चला। फिर उसके बाद 1974 से 1978 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। फिर 2 साल का गैप 1980 में फिर शुरू हुआ। 1980 से 1985 ईस्वी तक आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद 1985 से 1990 तक सातवीं, 1992 से 1997 सातवीं, 1997 से आपका जो है 2002 तक कौन सा? 8वीं। 9वीं जो है 2002 से 2007, 10वीं 2007 से 2012। उसके बाद अंतिम आपका ये 2012 से 2017। 2015 में ही आपका नीति आयोग का गठन हो गया था। ठीक है, क्लियर है साथी? 2015 में ही आपका नीति आयोग का गठन हो गया था। क्लियर है? नहीं भूलेंगे, बिल्कुल मत भूलिएगा साथी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं साथी कल फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर के। जुड़ा करिए डेली शाम 7 बजे हमारे साथ सॉल्यूशन विद गणेश के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।